Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum everybody, good morning and welcome to Geo Pakistan with Humayun Abdullah. How is everybody doing? क्या फिगर्स हैं? आज हम सुबह सुबह एक बात कर रहे थे जो कि कुछ माइलस्टोन क्रॉस हुआ हमारा। वो तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आई एम फीलिंग अ बिट रिलीव्ड टुडे क्योंकि हर रोज़ गुज़श्ता चंद दिन से, पर्टिकुलरली ईद से पहले और ईद भी इसी दौरान आ गई, और उसके बाद से जो मनाज़र और जो ख़बरें हमें गज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन से सामने आ रही थी, जो ख़बरें सुनने को मिल रही थी, जो मनाज़र विजुअल्स हम अपनी आंखों से देख रहे थे, जो कहानियाँ दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम तक पहुँच रही थी, उसकी वजह से जाने अनजाने में दिल बोझल रहता था लिटरली। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो बिल्कुल, मैं तो उसको खैर जंगी कहूँगी, बिल्कुल जंगी चल रही थी, वन साइडेड जंग वैसे तो उसका आज जो है फाइनली सीज़ फायर हो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट न्यूज़। क्योंकि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया की तरफ से जो दबाव था, और ख़ास तौर पे जो सिटीजन्स का दबाव था। देखिए, एक हुकूमतें तो एक चीज़ करती हैं, लेकिन जो कि अवाम जो हर मुल्क की ऑलमोस्ट अवाम निकली है इस चीज़ को बंद कराने के लिए। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावरें और ताकतें जो हैं वो इसराइल के साथ हम आवाज़ नज़र आती थी, लेकिन अवामी दबाव और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और दीगर ममालिक की काविशें भी इसमें पेश रहीं, और दुनिया भर से जिस तरह अवाम ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया उसका असर हुआ, और फिर इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, और बिल आखिर जो है अब सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ है। और फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी में लोगों ने निकल कर जश्न मनाया, और उन्होंने कहा है कि हमें ईद तो एक्चुअली उनकी क्या ही गुजरी थी, जो गुजरी थी हमारे सामने ही था, असल में ईद का दिन उन्हें अब नसीब हुआ है। एब्सोल्युटली। बस ये लें जी, आपको कुछ हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जश्न के शॉट्स हैं, ये कुछ फायरवर्क्स आप देख रहे थे, और लोग जो हैं इस खुशी में सड़कों में निकल आए कि सीज़ फायर जो है, जो कि एक्चुअली हैपेंड रियली लेट एट नाइट। तो ये लोगों का रिएक्शंस जो हैं, वैसे ये रिएक्शन भी एक रिलीफ भी होगा, लेकिन कितनी एक होती है ना फटीग भी, क्योंकि आपको जब पता हो कि आप लड़ रहे हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और आपको ये भी ना पता हो कि ये कितनी देर तक चलेगी, तो लिहाजा वैसे तो सीज़ फायर का भी होपफुली अब ये बिल्कुल सीज़ फायर ही जाए। देखिए, जंग भी उन लोगों के दरमियान होती है ना जिनका कोई मैच होता है। यहाँ तो एक तरफ हाथों में पत्थर थे, बिल्कुल, ये तो वन साइडेड अटैक ही था वैसे, कोई पुरानी ज़माने की टेक्नोलॉजी के रॉकेट, और दूसरी तरफ दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में से एक फ़ौज। सो उससे क्या मुकाबला कर सकते हैं ये फ़लस्तीनी। लेकिन बिलाखिर दुनिया ने हम आवाज़ होकर इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और यूनिटी और यूनिफाइड एक्शन का जो है ना एक अमली मुजाहरा हमने इस दफ़ा देखा। अच्छा जी, अभी हम आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी देंगे। सो बिल्कुल वो वाला सीन था, कभी हाँ कभी ना, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। अभी भी जब तक हम वसीम खान से पर्सनली खुद बात नहीं करेंगे लेटर इन द शो, तो अभी भी मैं नहीं मान रही, क्योंकि रोज़ लग रहा है कि जी PSL ये मैचेस होंगे नहीं होंगे, लेकिन आज की खबर ये है कि होंगे। We're going to talk about it। अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा क्विकली ओवरव्यू देंगे आपको कि गज़ा की पट्टी पे जो सीज़ फायर तय हुआ है उसके बाद क्या सूरत हाल है। आखिरकार इसराइल बता दें आपको घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी के 11 रोज़ बाद इसराइली काबीना ने ये फैसला किया है कि अब दोनों तरफ से किसी भी किस्म की मज़ीद महाज़राई नहीं की जाएगी। इस दौरान इसराइली हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1900 ज़ख्मी हुए हैं, और ये जो ज़ख्मी होते हैं ना, आप ये देखिए कि इनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो बकिया होती है वो एक ट्रॉमे में ही गुजरती है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से अपाहज हो जाते हैं, बहुत से लाइफ लॉन्ग इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। शुहदा में आपको पता है ट्रॉमा अलहदा है, और सबसे हौलनाक और जिस बात ने दुनिया के ज़मीर झंझोड़े, वी होप के झंझोड़े, इन शहीद होने वालों में 65 बच्चे और 39 ख़वातीन भी शामिल थीं। मैं तो इसी फिगर पे थोड़ी सी खौफज़दा हूँ, और आपको साथ साथ ये बता दें कि 1,20,000 से ज़्यादा अफराद के घर मलबे का ढेर बन गए। पूरा शहर जो है गज़ा, आपने उसकी हालत तो देखी है, बिल्डिंग्स गिरते हुए विजुअल्स जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। हमास के रॉकेट हमलों में 12 इजरायली भी मारे गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली काबीना ने अमरीका की तरफ से शदीद दबाव के बाद जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंग बंदी पर आज सुबह 4 बजे से अमल शुरू हो गया है, और हमास ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। आज सुबह 4 बजे के बाद से अब तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इजराइल हमास जंग बंदी ऐलान का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इजराइल की जंग बंदी को मुस्लिम उम्मा की सिफारती काविशों का समर करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस सारी कोशिश में मिस्र और कतर की कोशिशें भी
भी काबिल तारीफ़ हैं, उनकी काविशें भी काबिल तारीफ़ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। जो बाइडन का कहना था कि अमरीका गज़ा में इस इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। उधर आज पाकिस्तान भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया। उधर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा, जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब करेंगे। सो दिस वॉज द लेटेस्ट। अब इसी पर बात कर लेते हैं हम। आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, पाकिस्तान भर में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया को क्या वाज़ेह पैगाम अब हमें देना चाहिए इस मौके पर? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपील पर पूरे मुल्क के अंदर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन का मसला इस वक्त पूरी इंसानियत का मसला बन चुका है। ये हर किस्म की सोच और फ़िक्र से बालातर हो चुका है, क्योंकि जो इसराइल मज़ालिम कर रहा है वो बिला तफरीक कर रहा है। वो नहीं देख रहा कि बमबारी में उसके सामने मुसलमान हैं, मसीही हैं, कोई और हैं। लिहाजा पूरी इंसानियत को इस मसले के ऊपर खड़ा होना है। इसलिए आज पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की अपील पर तमाम मज़ाहिब मसालिक के लोग फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि जुल्म व सितम का जो बाज़ार गर्म कर रखा है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल ने और उसके हवारियों ने या उसके सरपरस्तों ने, वो काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि एहतजाज, मुज़ाहरे, मीडिया, तहरीकें, उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि रियलाइज़ कराया जाए कि ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और उसे बंद करवाया जाए। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, ये भी बताएं कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़े है, सबके सामने है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा असर व रसूख रखने वाले तो अरब ममालिक ही हैं। वो इस बार क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, OIC के सरबराही जो है वो इस वक्त ममलिकत सऊदी अरब के पास है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो दौरे के दौरान सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से और उसके बाद जो टेलीफोन कॉल खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से बातचीत हुई, उसमें भी एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब हम देख रहे हैं, दीगर अरब ममालिक भी हम देख रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और हमारी भी कोशिश ये है कि तमाम इस्लामी दुनिया को मुत्तहद करें, क्योंकि ये मसला इत्तेहाद से ही हल हो सकता है। इनफरादी कोशिशें मुमकिन है ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर पाएँ। ये मसला सर्टनली इत्तेहाद से ही हल हो सकता है और तमाम मुस्लिम ममालिक अगर एक सफ़े पर होंगे, और ज़ाहिर है इसमें बड़े बड़े ताकतवर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं जिनका बड़ा असर व रसूख हो सकता है अगर वो इस्तेमाल करना चाहें, तो सर्टनली फिर दुनिया सुनने पर मजबूर होती है। और इस दफ़ा भी इस मसले में भी हमने देखा कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और फिर कतर जैसे ममालिक थे जो इस सारे मामले में बहुत पेश थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, बिकॉज यही हुआ, आपने देखा है कि ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है कि इजराइल जो है वो अपने घुटने टेकने पर मजबूर हुए। अदरवाइज तो देयर वाज नो अदर। आपको पता ही है कि 10 दिन से 11 दिनों से नहीं लग रहा था कि कोई चीज़ इसको रोक सकती है, कोई चीज़ इजराइल पे असर कर सकती है, लेकिन हमने देखा कि इट हैज़ एन इफेक्ट। बहुत से ऑब्वियसली दुनिया के जो मुल्क हैं डिफरेंट वो भी, लेकिन जो अवाम हर ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं एहतजाज करने। और उन लोगों की आवाज़, जिनकी आवाज़ मैटर करती है, उन्होंने इस मामले में आवाज़ उठाई, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, इवन अदाकार हों, गुलकार हों, मॉडल्स हों, ये वो लोग हैं जिनकी एक फॉलोइंग है। और जब सब ने मिलकर इस बारे में आवाज़ उठाई, और पर्टिकुलरली अमेरिका की आवाज़, सब कह रहे थे ना कि अमेरिका जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक ये मामला हल नहीं होगा, और अमेरिका ने भी फिर अल्टीमेटली कुछ किया। हालांकि शुरू में इसका इम्कान बड़ा मादूम लग रहा था, बड़ी खामोशी थी। और आपको पता है कि जनरल असेंबली के इजलास में जो रेजोल्यूशन थी जो अमेरिका ने पास की थी, उसमें वाहिद वोट भी अमेरिका का ही था, और उसके बाद जो दूसरी तरफ से रेजोल्यूशन पास की गई थी उसको अमेरिका ने वीटो किया। लेकिन फिर आपने वो वीडियोस भी देखी, अमेरिकी आवाम हजारों की तादाद में किस तरह सड़कों पे निकली, और बिल्कुल उनका एक ही स्टांस था कि इजराइल हैज टू स्टॉप।
ऑल दैट इट्स डूइंग। और फिर आपने देख लिया कि पूरी दुनिया की ही कोशिशों से ये हो भी गया। कुछ जो लोग इस दुनिया से चले गए वो तो शहीद हो गए, लेकिन जो ये जो विजुअल्स थे ना, दे वर पर्टिकुलरली पेनफुल, बिकॉज ना सिर्फ कि हम आपको जीने नहीं देंगे, वो वाला एटीट्यूड इजराइल का, हम आपके घर भी तबाह कर देंगे, हम आपका पूरा शहर उड़ा के रख देंगे। आप ये देखिए ताकि आप कोई भी चीज जो है रिकॉग्नाइज ना कर सकें। सैकड़ों लोग जो जख्मी हुए वो तो हुए, वो तो ट्रॉमा, वो तो अपाहज, वो तो माजूरी के साथ इनमें से कितने लोग जिंदगी गुजारेंगे। 1 लाख से जायद लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, जो उनके अपने घर इंसान का सबसे शायद जिंदगी में कीमती असासा होता है। वो उसके सुबह शाम रहने की जगह होती है, सर छुपाने की जगह होती है। और फिर मैं इन बच्चियों की वीडियो मैंने पहले भी देखी, और जब आप बच्चों की वीडियोस वगैरह देखते हैं और वैसे भी लोगों की इधर, तो वो ट्रॉमा जो है उससे निकलने में इनको तो पूरी ज़िंदगी ही लग जाएगी। एक छोटे बच्चे ने अगर ये आवाज़ें, ये बमबारी, बिल्डिंग गिरते हुए, बेघर होते हुए देख लिया हो, विटनेस कर लिया हो, तो सोच ही लें कि उसमें और ये क्या बच्ची, वो ट्रॉमा इस बच्ची की आवाज़ ने भी दुनिया के ज़मीर झंझोड़े हैं कि मैं तो सिर्फ 10 साल की हूँ, मेरा क्या कसूर है। हमें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। सो इट जस्ट हिट होम। आपको एक दिल में ये बात लगी, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, और जब हम सोचते हैं कि क्या उनके साथ अगर इस किस्म का अल्लाह ना करे हो। ये 1,20,000 अफराद जिनका अब कोई ठिकाना नहीं है, इनके घर मलबे का ढेर बन गए हैं। आई होप कि इनकी मदद के लिए भी मुस्लिम उम्मा पेश हो। और आई वॉज एक्चुअली yesterday looking for some charities who can help all these people who are homeless now. So ये कोशिश भी अगर आप कर सकें तो प्लीज़ कीजिएगा कि इन लोगों को अपनी डोनेशन, ज़कात, खैरात, अतियात जो भी देना चाहें अल्लाह की राह में आप खर्च करें। अच्छा, ये तो सारी ऑफ कोर्स, और बहुत सी दुनिया ये जो है आप अब्दुल्ला जो सजेस्ट कर रहे हैं कर भी रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि एक आलमी फोर्स होनी चाहिए जो कि मेक श्योर करे कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि ये हमें अभी भी नहीं पता कि ये वक्ती चीज़ है, कितनी देर तक। ये सीज़ फायर तो सीज़ फायर है ना, कि अभी हम दोनों साइडों ने डिसाइड किया है कि हम रुक जाएंगे, लेकिन हाउ लॉन्ग डज इट से। और फिर हमने दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जाके सीज़ फायर की वायलेशंस हुई हैं। हमने कश्मीर के बॉर्डर में फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया कितनी बार देखा है कि सीज़ फायर वायलेशंस हो रही होती हैं। तो लिहाजा उम्मीद तो हम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम वी हैव टू मेक श्योर को कोई ऐसी आलमी फोर्स हो। अब अभी तो ये मेक श्योर के ऐसी सिलसिला रुक गया है, लेकिन इस सिलसिले पे बात नहीं खत्म होनी चाहिए, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। अभी हम इस बारे में आपको अपडेटेड रखेंगे। जियो न्यूज़ वुड कीप यू अपडेटेड कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ और भी खबरें हमारे पास, कुछ और खबरें हैं। तो एक जगह दुनिया में क्या हो रहा है ये तो हमने आपको बड़ा तफसीली बता दिया, और दूसरी जगह कराची में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताना भी चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कराची में गैर कानूनी तौर पर रखे गए पालतू शेर की बात हो रही है। उसने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकल आई है। ये लें जी, सामने है, ऑब्वियसली हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, although it is circulating on social media। अगर आप अच्छा, 14 मई का वाकया बाय द वे। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन ये मतलब हुआ तो इधर ही है, और terrifying। भाई आप why do you want to keep अच्छा, ये गिरफ्तारी आज सुबह हुई है, वाकई आप कह रहे हैं कि ये, और ये इनको मिल नहीं रहे थे ना तब से अब तक, इनको मिल नहीं रहे थे। अब वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। वाकई का मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुलजिमान साद और रोशन को गिरफ्तार किया गया है। फुटेज में वाज़े तौर पर शेर को बच्चे पर हमला करते देखा जा सकता है। गली में खेलते नौजवान ने काफ़ी कोशिश के बाद बच्चे को शेर से छुड़वाया, उसकी भी बड़ी हिम्मत है वैसे, जिसे बाद में अस्पताल दाखिल किया गया। ये वाकया रात 11:53 पर पेश आया था। प्लीज़ ये जो हरकतें हैं ना कि मैं अपने घर में शेर पालूंगा और ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है और कोई स्टेटस सिंबल है और ये है और वो है, चाहे वो ये हो साहब या फिर वो जो जिन्होंने अर्तुरुल को बुलाया था, पता नहीं कौन थे वो। अच्छा, हम हर कुछ महीने बाद बताते हैं और सामने आपको प्रूफ ला के देते हैं कि लोग जो है इस किस्म के जानवर, जो डोमेस्टिकेटेड जानवर नहीं होते, जिनको आप पेट्स या पालतू नहीं रख सकते, वो रख रहे हैं। शेर हो या जिराफ, आपको याद है ना, तो जिराफ तो DHS है, और फिर ऑब्वियसली इतनी लंबी चीज़ है, वो तो छुप भी नहीं सकती। सो पीपल आर डूइंग दैट, जिसके ऊपर एक मेजर किस्म का क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक बच्चे को पकड़ा जो कि ऑब्वियसली एक अफसोसनाक बात है, लेकिन इफ़ द शेर इज़ ऑन द लूज, तो आप सोच ही लें कि उसकी एक टेररिज्म जो फैलेगी, टेरर जो उसका फैलेगा, उसका असर क्या होगा। इससे मुझे दूसरी बात ये भी है कि 14 मई से हुमा ये वाकया हुआ था और अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। जब तक जियो ने इस बारे में बात नहीं की, तब तक आप लोगों
ने जहमत नहीं की मुलजमान को गिरफ्तार करने की, ये अपने घर से कहीं भाग तो नहीं गए, तो कोशिश ही नहीं की थी ना आई गेस। मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे थे, लेट अलोन के इनको कुछ किसी ने पकड़ना था, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट ही नहीं था कि छोड़ो ये हो गया है, वन ऑफ किस्म की चीज़ है। अच्छा, साथ ही आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी होंगी, गर्दिश कर रही थी कि दुबई में भी एक जैगुआर, काले रंग की एक बड़ी जो बिल्ली होती है जैगुआर, दैट वाज ऑन द लूज और बहुत सीसीटीवी फुटेज लोगों के घरों से निकली, लेकिन अब पता चला कि वो एक बहुत बड़ी काली बिल्ली थी। तो वो बिल्ली ही थी, जैगुआर नहीं था। जैगुआर था ही नहीं, और थोड़ी सी डिबेट इस बारे में चल रही थी, बट इट वाज लाइक रियली बिग और थोड़ी सी मेनेसिंग टाइप थी, तो उसको जैगुआर बना दिया था। जो खाला थी उसको लोग भांजा समझ बैठे थे। बिल्ली शेर की खाला होती है ना। एक सानहा, एक हादसा जिसके नकूश आज तक हमारे जहनों पर मौजूद है। PIA की फ़्लाइट PK 8303 के हादसे को कल 1 साल होगा। बदकिस्मत तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था, ईद का मौका था, लेकिन कराची एयरपोर्ट के बहुत ही करीब, लाइक लिटरली रनवे से 700 मीटर दूर, ये तैयारा आबादी पर गिर गया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। 2 मुसाफिर मौजज़ाती तो खुशकिस्मती नहीं हम इसे कहेंगे, मौजज़ाती तौर पर बच गए। अबूरी तहकीकात में पता चला कि तैयारे ने पहले लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। लैंडिंग की दूसरी बार कोशिश में तैयारा क्रैश कर गया था। हादसे के फौरी बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर को तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन गुलाम सरवर के पायलट्स लाइसेंस से मुताल्लिक बयान का सारा मामला उल्टा हो गया और PIA को मज़ीद पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। अब इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कब आएगी, क्या होगा, लेकिन वो जो क्या कहा था गुलाम सरवर खान ने, वो हम ज़रा क्विकली आपको सुनवा दें। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि पिछले कुछ हादसात उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और आवाम के सामने रखूँगा। इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब एक बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट तैयार है और मैं इसके साथ पुराने कुछ हादसात की भी रिपोर्ट रखूंगा, तो वो रिपोर्ट के मंदरजात अवाम तक क्या पहुंचे, क्या नहीं पहुंचे, ये कौन सी रिपोर्ट है जिसकी वो बात कर रहे हैं? गुलाम सरवर ने सिर्फ अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी, जिसमें तैयारा हादसे की जिम्मेदारी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर डाल दी गई थी। और आज 1 साल हो गया, लेकिन मुकम्मल जिसकी आप बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, जो कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, वो अब तक सामने नहीं आ सकी। और आपको ये भी बताते हैं कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क में होने वाले 4 बड़े फ़िज़ाई हादसात में 417 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और अगर पाकिस्तान में हवाई सफ़र को महफूज और काबिल भरोसा बनाना है तो PK 8303 के हादसे की ना सिर्फ मुकम्मल वजूहात सामने लानी होंगी, बल्कि आइंदा इन तमाम खामियों और कमज़ोरियों पर काबू भी पाना होगा। और अगर तमाम जिम्मेदारी पायलट और कंट्रोल टावर पर डाली गई थी तो यकीनन फिर पायलट्स की काबिलियत पर सवाल उठता है। और उसके बाद जो हंगामा हुआ था वो हुआ था कि कैसे तवातुर के साथ एक ट्रेंड इंसान जिसका काम ही जहाज़ उड़ाना है, वो मुसलसल गलत डिसीजन लिया चले जा रहा है। अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान PIA के, उनसे जानते हैं कि क्या ज़ाहिर है कि जो इनके लवाहिकीन थे उनका तो जानना हक है ही, और आवाम भी और दीगर जो लोग हैं जो हवाई सफ़र करते हैं उनके जहनों में भी डर बैठा रहा, और कब तक बैठा रहा इस हादसे के बाद। ये मुझसमेत हुमा आप भी जानती हैं कितने लोग हैं जो इसके बाद हवाई जहाज़ पर ट्रैवल करना छोड़ गए इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स में। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला, से ही बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी पूरी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो होती है इस हादसे की, वो क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। देखिए, पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे पहले ये दे दूँ कि जो तहकीकाती रिपोर्ट होती है वो पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट इदारा जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जो कि डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान के मातहत है। और वो इंडिपेंडेंटली इसलिए रखा गया है कि कोई भी स्टेक होल्डर जो कि इस केस में लेट सपोज PIA है या सिविल एविएशन है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो रेगुलेट करते हैं उनको इससे जो है उससे ये ऊपर होके या उनसे ज़रा इंडिपेंडेंट रह के ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसके तमाम अवामिल का इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंट तरीके से जायज़ा लिया जा सके। हैविंग सेड दैट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पाकिस्तान में जो भी तहकीकात करता है उसकी रिपोर्ट नॉर्मली 2.5 से 3 साल का अरसा दरकार होता है। इंटरनेशनली भी रिपोर्ट के अंदर जो भी कोई एयर क्रैश होता है उसकी रिपोर्ट्स को 2.5 से 3 साल में ही आती हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो हर पैरामीटर, हर इक्विपमेंट का हिस्सा, किस तरीके से फ़्लाइट परफॉर्मेंस थी, पहले की हिस्ट्री, वो तमाम चीज़ों का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जायज़ा लेते हैं। उसके अंदर उनको मावनत जो है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी होती है और दीगर इंटरनेशनल इदारों की भी होती है, तो जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करके वो एक मुकम्मल रिपोर्ट देते हैं, जो कि बाद में आपको जिस तरह पता है कि इंटरनेशनली कोर्ट भी होती है और उससे लर्निंग होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर जो चीज़ निकलती है उस पर जहाज़ बनाने वाले वो अपना इक्विपमेंट भी चेंज करते हैं, कई दफ़ा उसकी वजह से रूल्स भी चेंज होते हैं। चले वो तो जब आएगी इट्स गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अब्दुल्ला साहब, हम ज़रा ब्रेक में भी बात कर रहे थे, वी रियली वांट कि हम वो पॉइंट्स भी कुछ यहाँ पे ऑन एयर लोगों के सामने डिस्कस करें, बिकॉज हम तक जो मालूमात जो चूँकि ये सारी चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुई हुई थी और जो पहुँची वो यही थी। उसके बाद जो ऑडियो हम सब ने ही सुनी हुई है कि एक बीप बज रही है और तैयारा बेली लैंड कर जाता है और उसके टायर खुले नहीं होते। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें इससे पहले के इवेंट्स क्या दर्ज किए गए हैं, ताकि वो लोग जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जनाब टायर खुले नहीं थे PIA के जहाज़ के, तो जाहिर है कोई टायर में शायद फॉल्ट होगा और वो जहाज़ लैंड कर गया, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस लम्हे? देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है या अबूरी रिपोर्ट जो है वो एक नरेशन ऑफ इवेंट्स होती है। वो सिर्फ बताती है कि वाक़यात किस तरीके से किस सीक्वेंस के अंदर रूनुमा हुए। उसके अंदर क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की जाती, बिकॉज बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं जो कि अभी भी कंसिडर करने होते हैं। जहाज़ जब पहली अप्रोच के ऊपर आया तो जिस तरीके से रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अप्रोच से पहले उसकी जो एल्टीट्यूड था, जो मुकर्ररा जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए थी, वो उससे ज़्यादा ऊपर था और वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था अपना एल्टीट्यूड रैपिडली कम करने के ऊपर, ताकि वो इन टाइम रनवे को अप्रोच कर सके। नॉर्मली ऐसी सूरत हाल के अंदर तो जो अप्रोच ली जाती है वो ये है कि अगर आप लैंडिंग पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप गो अराउंड करते हैं, लेकिन उस टाइम पे पायलट इन कमांड ने डिसीजन लिया कि वो लैंड करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस टाइम पे इंटीमेट किया कि क्या तुम दोबारा अप्रोच लेना चाहते हो या तुम लैंड करोगे, और उसने कहा कि वो मैनेज कर लेगा, बिकॉज प्रॉब्ली ही थॉट कि ही वाज कंफर्टेबल डूइंग दैट। इसी तरह जब वो कहे कि लैंडिंग गियर पहले भी फुली एक्सटेंड हुए थे, लेकिन अप्रोच मैनेज करने के लिए उसने दोबारा उसको रिट्रैक्ट कर लिया, और जब वो आया और उसने आके पहली दफ़ा अपने इंजन्स के ऊपर लैंड किया तो दोबारा उसने उसको पुल ऑफ करके दोबारा चक्कर लगा के जब वापस आया तो तब भी उसने लैंडिंग गियर एक्सटेंड किया और लैंडिंग गियर उसके खुल रहे थे। द ओनली थिंग इज़ कि अभी बहुत सारी ये चीज़ें देखने वाली हैं कि वो कौन से अवामिल थे या वो कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर पायलट ने वो डिसीजन लिए। जैसे ये देखें, आपको भी बात पता है कि पायलट के एक्सपीरियंस के ऊपर, पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर अभी तक कोई सवाल नहीं उठा। वो ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट, उसके कोई हज़ारों के हिसाब से उसके घंटे थे इसी इक्विपमेंट को फ्लाई करने के ऊपर। नॉर्मली जब आपका इतना एक्सपीरियंस होता है तो आपको जहाज़ की इनसाइड आउट और आपकी बेसिकली इंस्टिंक्ट्स बन जाती हैं जहाज़ को उड़ाना और लैंड कराना। बिल्कुल, यू आर राइट, और ये हमने पढ़ा भी और पूरी डिटेल्स भी पायलट्स के हवाले से भी देखी कि उनका कितना एक्सपीरियंस था एंड ऑल। अब आपका ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अगर कहीं भी दुनिया में हो तो इट टेक्स अ वाइल, अ फ्यू इयर्स टू कम आउट। तो इन द मीन टाइम अब इतना बड़ा हादसा हो चुका हो तो आप क्या रीट्रेनिंग या फिर वार्निंग या किस बलबूते पे आप अपने पायलट्स को अब दें कि ये हादसा हो चुके हैं, अब ये करना है, ये नहीं करना, ये चेंजेस हैं, ये नहीं है। जब रिपोर्ट ही नहीं होगी तो किस चीज़ पे बेस करेंगे? तो हाउ इज़ दैट वर्किंग आउट? देखिए, नॉर्मली ऐसी सूरत हाल के अंदर, मैं अच्छा आपने ये सवाल मेरे से पूछा, नॉर्मली ऐसी सूरत हाल के अंदर जैसे ही हादसा होता है उसके फ़ौरन बाद कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं, जिसमें सबसे बुनियादी स्टेप ये होता है कि आप तमाम ऐसे जहाज़ों का एक शेक डाउन टेस्ट करते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि 2016 में हवेलियाँ हादसा हुआ, तो हवेलियाँ हादसे के फ़ौरन बाद PI ने तमाम अपना ATR फ्लीट ग्राउंड कर दिया और ATR कंपनी वाले आए और आके उन्होंने दोबारा एवेल्यूएट किया कि PI के मेंटेनेंस प्रोसीजर्स या PI के जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि उनके मैनुअल्स या उनके स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करी। सिमिलरली इस केस के अंदर भी फ़ौरन से पहले एयरबस की टीम, जिस तरह आपने भी रिपोर्ट किया था कि फ़ौरन से पहले दूसरे या तीसरे दिन एयरबस की रिपोर्ट स्पेशल टीम जो है वो स्पेशल जहाज़ लेके पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाए हादसे का जायज़ा लिया। उसी तरह उन्होंने PI के ओवरऑल प्रोसीजर्स भी देखे। उसके बाद PI की स्क्रूटनी सिविल एविएशन पाकिस्तान ने भी की। फिर उसके बाद फ़ौरन बाद PI के ऊपर ऑडिट्स हुए इंटरनेशनल, जिसमें आइटो ऑपरेशनल ऑडिट जो सबसे बड़ा ऑडिट होता है वो आया और उसने आके भी तमाम हमारी चीज़ें देखी।
की। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज़ थी जो कि PI ने आइडेंटिफाई की कि उसके ऊपर और उसको वर्क करने की, उसको और बूस्टअप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से PI ने बोइंग और एयरबस से मुशावरत करके या उनसे मावनत लेके एक पूरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसकी जो पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, जिसके अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि आप रिस्क असेसमेंट या पहले से आप पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी पायलट की अप्रोच ये है कि उसने पहले भी बेसिकली इस तरह की कोई हॉट एंड हाई अप्रोच के साथ उसने अटैम्प्ट किया है, या किसी एक फ्लायर की या किसी एक इक्विपमेंट के ऊपर कोई परसिस्टेंटली कोई चीज़ आ रही है, या पहले कोई इसका लॉग इस तरह का मेंटेन हुआ हो, तो उस पर पहले से रिमीडियल एक्शन किए जा सकें। ये चीज़ जो है ये PI ने हादसे के फ़ौरन बाद इंप्लीमेंट की और उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसको एक्रीडेट भी किया, बल्कि उसके ऊपर उनकी मुकम्मल सेटिस्फैक्शन भी है। तो स्टेप्स ऑब्वियसली हुए हैं, पायलट की ट्रेनिंग, पायलट्स की साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशंस, उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि इस पूरी चीज़ के ऊपर लिए गए हैं। तो ऑब्वियसली लर्निंग है, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा, कोई इनसेन माइंड कभी नहीं चाहेगा। वी आर ग्लैड कि आपने ये बात डिस्कस की है, लेकिन अब्दुल्ला साहब सबकी तसल्ली के लिए ज़ाहिर है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस हादसे के बहुत अरसे तक रहे हैं। अभी भी बहुत लोग डरते हैं टिल डेट PIA से ट्रैवल करते हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू होम। अब ये बताइए कि आप लोगों ने इसके बाद जो सीखा, उसमें जो भी टेक्निकल फॉल्ट, ज़ाहिर है एक मशीनरी है, आपका जो फ्लीट है उसमें अपग्रेडेशंस जो ज़रूरी थी, जो पुर्जे तब्दील करने वाले थे, वो सब हो गया। और दूसरा ये जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ की कॉम्पनसेशन, उनकी ग्रीवियंसेस और वो सारा मामला कहाँ तक पहुँचा? अच्छा, पहले जहाँ इक्विपमेंट का ताल्लुक है, इक्विपमेंट के ऊपर कोई अपडेशन या किसी और चीज़ की अभी तक किसी ने वो कोई रिकमेंडेशन दी नहीं है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द इक्विपमेंट पर्टेनिंग टू दिस इंसिडेंट। ये प्रॉब्ली रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वन आफ्टर द अदर का रीज़न था कि ये जब भी आप देखें कोई हादसा होता है ना, तो आप ये देखें एक पर्टिकुलर चेन ऑफ इवेंट, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से हादसा होता है। कोई एक या दो अवामिल नहीं होते, क्योंकि जहाज़ ओवरऑल, ये मैं आपके व्यूअर्स की तसल्ली के लिए भी बता रहा हूँ कि जो कहते हैं कि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, इट्स बिकॉज कि इसके ऊपर इतनी कंटिजेंसीज होती हैं, एक सिस्टम के फेलियर के ऊपर दूसरा सिस्टम, दूसरे के बाद तीसरा सिस्टम, तीसरे के बाद चौथा सिस्टम, इतने ज़्यादा इसके अंदर सेफ मैकेनिज्म्स अप्लाई किए जाते हैं कि हादसे का अवामिल बहुत कम है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चेन ऑफ इवेंट होता है जिसकी वजह से ही होता है। जहाँ तक आपने विक्टिम्स की फैमिलीज़ की बात की, देखें PIA ने उनको एक शुरू में जिस तरह हादसे के फ़ौरन बाद बताया था कि PIA ने एक उनको इंश्योरेंस की अमाउंट है जो कि उन्होंने पे करनी है। टोटल इंश्योरेंस की अमाउंट 1,11,00,000 है जो कि पर पैसेंजर की फैमिली को दी जाएगी, और इसी तरह ये पेमेंट जो है 2 सर्वाइवर्स को भी दी गई है। उनके अंदर 33 को वो पेमेंट अदा कर दी गई है। बाकी की सक्सेशन सर्टिफिकेट हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हमें जल्द से जल्द दे दें ताकि हम उसका क्लेम प्रोसेस कर लें। जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं हम 3 या 4 दिन के अंदर नॉर्मली उनको चेक हैंड ओवर कर देते हैं। ज़मीन के ऊपर जो नुकसान हुए थे तकरीबन 17 घर थे जो कि मुतासर हुए थे, और बहुत सारे मूवेबल एसेट थे, गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिलें थी, दूसरी चीज़ें थी। उन तमाम की पेमेंट जो है अप्रेज्ड वैल्यू के हिसाब से वो सबको अदा कर दी गई है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। जो ज़मीन पे ज़ख्मी हुई थी 2 ख़वातीन और एक जो खातून थी माइदा जो कि उसकी डेथ हो गई थी, इसके ऊपर उनकी कॉम्पनसेशन भी PIA ने पे कर दी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद थे। वो तमाम लोग जो इस हादसे में जिनके प्यारे चले गए, उन्होंने अब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए हैं। 1,11,00,000 रुपए की रकम है। आपके प्यारे का मुतबादल तो कोई नहीं हो सकता, बट सर्टनली दिस अमाउंट ऑफ मनी कैन हेल्प the rest of the family. So आप प्लीज सक्सेशन सर्टिफिकेट अब्दुल्ला हफीज़ साहब से रब्ता कर लें, PIA के हेड ऑफिस जाके आप को कि आप राब्ते में होंगे, PIA के अथॉरिटीज़ से जमा कराएं और इस रकम को क्लेम करें। और ऑफ कोर्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो डिटेल्ड है वो भी आ जाएगी। और जिस तरह के अब्दुल्ला का कहना था, दिस वाज लाइक अ सीरीज ऑफ वेरी छोटे छोटे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए और फिर ये हादसा हुआ। कि तवील इंतज़ार और कशमकश के बाद बिला आखिर क्रिकेट शायकीन को बड़ी खुशखबरी मिल गई और PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराने की मंजूरी दे दी गई है। एक फेस्टिव मूड सेट हो जाता है, ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा होता है ना। पिछले 1-2 दिन से वी वर टॉकिंग अबाउट इट बट वी वर नॉट गेटिंग अ कंफर्म्ड यस कि ये हो रहा है कि नहीं। आज ना सिर्फ की कंफर्मेशन मिल गई है, देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे ही, क्योंकि टीवी पे ही इस दफा भी आप ग्रुप देख सकेंगे। स्टेडियम में जाने के शायकीन को अबू धाबी में भी इजाजत नहीं है। सो अल्टीमेटली हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, ये हम जानते हैं। वसीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
थैंक यू वसीम साहब, चेयरमैन पीसीबी हैं। बताइएगा, बड़े दिन से हम इस कश्मकश में मुब्तला थे बिकॉज वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन फिर कौन सी विंडो निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, फिर जो क्रू दीगर ममालिक से ट्रैवल करना है, प्रोडक्शन टीवी क्रू है, उनके आने के मसले, आप लोगों ने किस तरह से ये तय किया कि अब तो ये करके ही रहेंगे? देखिए, पहले तो आई थिंक वी नीड टू कास्ट आवर माइंड्स बैक। 4 मार्च में हमने कराची में पोस्टपोन किया था। उसके बाद मई में हमने डिसीजन बनाई थी कि हम यूएई में खेलेंगे विद द फ्रेंचाइजेस। उनके साथ सलाह मशवरा किया था और वी मेड अ डिसीजन अबाउट यूएई। देखिए, यूएई में खेलने बहुत ऑब्स्टिकल्स भी हमारे आगे थे, तो अप टू अबाउट 48 आवर्स अगो ऐसे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि स्पेशल परमिशंस भी चाहिए थे टू लैंड चार्टर्ड फ्लाइट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि इनबाउंड फ्लाइट्स इनटू यूएई तो बंद कर दिए उनने। सो वी हैड टू गेट स्पेशल परमिशन फ्रॉम अबू धाबी गवर्नमेंट। तो ऐसे लग रहा था कि 1-2 एग्जेम्पशन जो हमें चाहिए थे वो नहीं, we were not going to get those. So eventually I think we worked overnight with the Abu Dhabi government, and alhamdulillah permission mil gayi hai to land those chartered flights into the UAE, and inshallah the matches will start in early June. ज़बरदस्त वसीम, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से भी जो बातें हो रही थी उनमें कुछ इस किस्म की भी चीज़ें थी कि इतने ज़्यादा ऑब्वियसली पूरा ऑन्टोराज जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कहीं और के हैं, तो वहाँ से टीम्स आएंगी, क्वारंटीन करना होगा, इश्यूज़ बहुत हम सुन रहे थे कि इस किस्म के होंगे। ऑल दैट हैज़ बीन क्लियर्ड, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो इश्यूज थे बिकॉज लॉजिस्टिकली ऑपरेशन ये आसानी वाली बात नहीं है, बिकॉज यू हैव प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स, प्रोडक्शन क्रूज दूसरे मुल्कों से वो आ रहे हैं लोग, साउथ अफ्रीका, अदर कंट्रीज। सो टू पुट इट ऑल टुगेदर इज़ नॉट ईजी। तो उधर तो 7 दिन का क्वारंटीन भी करना पड़ेगा उधर अबू धाबी में। वो पहले 2 दिन के लिए कराची और लाहौर में प्लेयर्स भी असेंबल, ऑफिशियल्स भी असेंबल हो रहे हैं उधर। प्री डिपार्चर टेस्ट भी हम करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी लॉजिस्टिकली मैनेज्ड। लेकिन देखिए, देयर वर प्लेंटी ऑफ लेसन्स फॉर अस लर्नड फ्रॉम things that went wrong in Karachi. So inshallah we've worked on those things. Everything will be in place and the tournament will begin in early June. तो साउथ अफ्रीका और इंडिया से जिस क्रू ने आना है वो क्या पाकिस्तान आएंगे, डायरेक्ट अबू धाबी जाएंगे और वहीं पे क्वारंटीन करेंगे? और दूसरा ये भी वसीम साहब बताइएगा कि अगले पीएसएल के लिए भी क्या स्केड्यूल डिसाइडेड है कि जिस टाइम पे अगला पीएसएल प्लान्ड है वो उसी टाइम पे होगा? जी देखिए, उसके ऊपर हम तो काम कर रहे हैं PSL 7 के ऊपर, लेकिन HBL PSL जो ये वाला इशू ये था कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेरिएंट्स इन इंडिया और साउथ अफ्रीका में, तो पहले ये हमें परमिशन ही मिल रही थी कि दोज गाइज कुड कम इनटू UAE विदाउट वैक्सीनेशंस। तो फिर बाद में अबू धाबी ने कंफर्म कर दिया था कि उनको लैंडिंग परमिशन मिलेगी, वो सीधे वो साउथ अफ्रीका चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर आएंगे और इंडिया से चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर आएंगे। उधर फिर 8 दिन का क्वारंटीन इनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और टेस्टिंग भी हर 2-3 दिन के बाद होगी, एंड देन आफ्टर दैट दे विल जॉइन द बायो बबल। तो ये बस यही मामला था कि वी नीडेड परमिशन फॉर द चार्टर्ड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका टू लैंड, क्योंकि प्रोडक्शन क्रू है, प्रोडक्शन क्रू के बगैर हम ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और ये भी थी इत्तलात। Let's talk about the bio bubble here because that is actually what was breached last time जब ये सारे इवेंट्स कराची में हो रहे थे, and we had a very long conversation with you prior to that as well. तो अब how are we making sure कि ऐसी कोई चीज ना हो and the event should be completed? देखिए, आपने रिसेंटली IPL में भी देखा कि जब पाकिस्तान और इंडिया में ये इवेंट्स होल्ड करते हैं कि इट्स नॉट ईजी बिकॉज समवेयर अलोंग द लाइन कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हम UAE में ये कर रहे हैं कि एक कंपनी है रेस्ट्राटा जो अबू धाबी में, जो IPL अबू धाबी में हुआ था लास्ट ईयर इन इंग्लैंड, वो बायो बबल पूरा वो मैनेज करते हैं। They will manage and oversee everything. तो बहुत साइंस से वो मैनेज करते हैं। तो हर स्टेप में हम प्लान किए इसके ऊपर, and everything will be overseen and dealt with them. So medical advisory panel भी हमने डेवलप किए और सिलेक्ट किए from Pakistan who are experts in infectious diseases, जो रिपोर्ट भी कंपाइल किया था हमारे लिए। तो everything now is in place and we've learned the lessons from Karachi.
एंड जैसे IPL ने भी लेसन्स लर्न किए, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे गो दे गोना हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम एज अस। चलें, आई होप कि अबू धाबी में तो कहीं सारे मिलके बाहर खाना नहीं खाने जाएंगे जैसे कराची में हो रहा था। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा आपने रेस किया पॉइंट अब्दुल्ला, और वसीम आप हमारे साथ हैं, पूछ ले, ये भी बड़ी चीज़ थी कि एक तो बायो बबल तो होता है, उसके बाद आर यू गाइस गोइंग टू बी गिविंग सम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द प्लेयर्स, द टीम ओनर्स एज वेल, कि वो इतनी इंटरेक्शन नहीं हो सकती जो कराची में हमने देखी थी लास्ट टाइम? देखिए वो आपस में मिक्स नहीं कर सकते, सो द टीम्स आर गोना हैव टू स्टे विद इन देयर ओन पर्सनल बबल्स। 3 होटल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली 2 पार्ट ऑफ द अबू धाबी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स, तो उनमें बायो विंग्स भी हैं उस होटल्स में। तो द प्लेयर्स विल नॉट, द स्ट्रिक्ट SOPs व्हिच एवरी फ्रेंचाइज विल साइन अप टू, which includes the owners, which includes the players. So har cheez, everything that we could possibly learn from Karachi and the mistakes, everything will now be put in place. और इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने थे PSL में इनिशियली इसका हिस्सा, वो तमाम आ रहे हैं बकिया मैचेस के लिए भी? नहीं, सब नहीं आ रहे क्योंकि दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स। देखिए हमने पोस्टपोन किया था, सो लॉट ऑफ देम नाउ हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज। ये इंग्लिश प्लेयर्स तो इधर इंग्लिश टूर्नामेंट में, लीग में खेल रहे हैं, बट द अदर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियंस भी आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी प्लेयर्स आ रहे हैं। सो हुएवर इज अवेलेबल along with some of the players who played previously are available, वो आएंगे वापस। तो अभी वो हम सब चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी बात थी वसीम साहब के जो फ्रेंचाइज मालिकान थे उनको ये भी कुछ खदशात थे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इन UAE। तो वो क्या आप लोग एक्सपेंस सब शेयर करेंगे? क्या उसकी डिसीजन हुआ है? हाउ इज इट गोइंग टू मैनेज? देखिए हमने बता दिया फ्रेंचाइजीज को कि एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स जो उनके ऊपर आएंगे, द PCB will cover. So the only costs that they will bear is the costs that were budgeted from the first beginning of the HPL PSL 6. Any cost इसके ऊपर players, flights, chartered flights, all of these things the PCB will cover. और शायकीन तो कोई अलाउड नहीं है ना मैच देखने के लिए? स्पेक्टेटर्स तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्पीकिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स, वसीम, लेट्स टॉक अबाउट PSL 7 जिसकी तैयारी इंशाल्लाह आप लोग सोच रहे हैं और स्टार्ट भी हो जाएगी। आपके यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ, कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जो वैक्सीनेटेड हैं, एंड बाय द वे वी आर आल्सो ट्राइंग टू प्रमोट हियर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होंगे टू बी एबल टू एक्चुअली गो टू द स्टेडियम एंड वॉच दीज मैचेस? देखिए हुमा, इट्स वेरी वेरी अर्ली फॉर अस टू से, क्योंकि अभी तो 8 or 9 months yet before the next HPL PSL 7 in next year. So कोई पता नहीं है कि हालात कैसे होंगे पाकिस्तान में। अल्लाह करे कि things start improving, as you say, more people get vaccinated so that we can start to look after everybody in the country. So a lot will depend, I think, month by month. जो हमें NCOC में guidance मिलेगी उसके ऊपर हम चलेंगे। So we had guidance from them that it was going to be dangerous or difficult in Karachi to hold it in Karachi. So we took that advice on board. तो ऐसे ही हम कम करेंगे इंशाल्लाह। We want fans in the stadiums. The fans are the lifeblood of what we do. तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन we are not going to put anybody's health and well-being in danger by bringing people back into the grounds until it's safe to do. All right, Wasim Khan साहब, Chief Executive Officer PCB हमारे साथ मौजूद थे। Thank you for being with us and good luck for PSL 6 के remaining 20 matches. और we look forward to watch these matches on TV. But the visuals are stunning. हम इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पंजाब की सियासत पे बात करेंगे। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की धमाका खेज एंट्री ने तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिला दी हैं, और इतनी बड़ी तादाद में किसी हुक्मरान जमात में अलग ग्रुप बन जाना मुल्क की तारीख की शायद अनोखी मिसाल ही होगी। इसे जितना भी अंडर प्ले करने की कोशिश की जाए, ये टक टुक कहा जाए, जैसे कि शेख रशीद फवाद चौधरी कह रहे थे, ये टक टुक है नहीं। लेट्स सी, नजर आ रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप किसी न किसी हद तक हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। शहजाद अकबर को तहकीकात से हटाने और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अब पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन के निशाने पर है, और आज का दिन पंजाब हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए सियासी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन कल फवाद साहब ने यह भी कह दिया जियो से बात करते हुए कि अब मामलात दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी, अगर उन्होंने कहा है तो हम भी देख रहे हैं इधर। आपको ये भी बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप से वज़ीर आला आज मुलाकात करने पर भी मजबूर हैं। हम ख्याल ग्रुप के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के वादे हो रहे हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र चंद रोज़ में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र का जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात के हवाले से क्या कहना था, आप भी सुन लें। जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिल सकता है इसमें?
सिर्फ उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुनासिब समझता करना, वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मुशीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, जिनके बारे में जहांगीर तरीन ग्रुप को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका कहना है कि दिल दुखता है जब इमरान खान के टिकट पर मुंतखब होने वाले कहे कि सिर्फ इमरान खान लीडर नहीं। आपने फैसला करना है कि आपने कोई रूल बेस्ड सोसाइटी रहनी है, यानी कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, या आपने ऐसे करना है कि कोई भी रेवड़ आ जाएगा और वो कहेगा जी अब मेरी टर्म्स के ऊपर आपने चीज़ करनी है। अगर लेट्स सपोज तरीन साहब को या उनके ग्रुप को ये ज़्यादती है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती है और मेलाफाइडी है, तो उसका फ़ोरम अदालतें मौजूद हैं। इसमें इंतज़ामिया के पास कोई इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए कि मैं और आप किसी को NRO दे सकें। दिल हमारा ज़रूर दुखता है जब कोई एक ऐसा आदमी जो सिर्फ इलेक्ट इसलिए होता है कि उसको इमरान खान का टिकट मिला है और उसके बाद वो कहे कि PTI में सिर्फ इमरान खान लीडर नहीं है। तो दिल तो दुखता है, लेकिन रेवड़ कह रहे हैं बेसिकली ये जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑपोजिशन बज़ाहिर इस मामले से अब तक लाताल्लुक है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया है कि तरीन इशू PTI का अंदरूनी मसला है। अपना वहाँ पे जो है हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है। पार्टी में मुशावरत होगी, हमें क्या करना है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या PTI जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अब अपोजिशन का इस मामले से अलग रहना अपनी जगह, लेकिन हुकूमत कब तक जहांगीर तरीन ग्रुप के सामने बज़ाहिर बेबस नज़र आ रही है। अब तक जहांगीर तरीन ग्रुप को आराम करने की कोशिशें अगर नाकाम हुई तो तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां एक तरफ मामला सुधारने की कोशिश की जा रही है, वहीं शहजाद अकबर साहब का इसे रेवड़ कह देना जो कि सर्कली जानवरों का होता है, जो कि फैसल बॉडा साहब का कह देना कि तो सब SHO की मार है। सो ये सारे लोग भी सीन में मौजूद हैं। तो इसमें अब चाहे जो भी नैरेटिव अब दिया जा रहा हो, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना बड़े टेलिंग होते हैं, तो इसमें समझ आ रहा होता है कि एक्चुअल फीलिंग क्या है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ग्रुप खुर्रम लगारी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वैसे इंट्रोडक्शन ना, स्पेसिफाई करना पड़ता है। खुर्रम लगारी साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर तरीन ग्रुप कायम हुआ, थोड़ा प्रेशर डाला गया और अब इतलात ये हैं कि मामला तय पा रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि आप लोगों ने सियासी दबाव डालकर जहांगीर तरीन के लिए NRO ले लिया? सर देखिए, NRO हमने ना मांगा ना हमने लिया ना हमें चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ ज़्यादती ना हो। हमने तो कहीं पे माफ़ी तक नहीं मांगी कि हमें माफ़ कर दो। बाकी हमारी जो FIR थी उनमें कोई सी एक पैरे में या किसी एक FIR में शुगर का जिक्र ही नहीं था। एक पैरा दूसरे पैरे से नहीं मिलता, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से नहीं मिलता। जब आपके पैर ही आपस में ऊपर नीचे, उस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने किसी से माफ़ी भी नहीं मांगी है, सो यू आर एडमेंट ऑन व्हाट यू आर अप टू। अब खुर्रम साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप का ऐलान था कि जुमे को पंजाब असेंबली में ज़बरदस्त पावर शो होगा। अब सब लोग आपके नंबर्स भी देख लेंगे, तो अब प्रॉब्ली इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इत्तलात हैं। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि मामला अब दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज वज़ीर आला से फिर आप लोग क्या बात करने वाले हैं, या जुमे वाला जो प्लान है आज का वो अपनी जगह मौजूद है? देखिए जी, इसकी ज़रूरत हो या ना हो, हम फिर भी जो हमने अहद किया है, हलफ और अहद एक ही चीज़ है। कुछ लोग मीडिया पे अहद कह रहे थे, कुछ हलफ कह रहे थे। मेरे नज़दीक जब हाथ उठा के हलफ लेते हो कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि आप अहद में हो, आप हलफ में हो। तो उसमें हम लोग सारे इकट्ठे जाएंगे और हमने ये अहद किया था कि हम दोनों अब भी आने वाले वक्त में या उससे बाद हम एक दूसरे के साथी हैं और साथी रहेंगे। इवन के तरीन साहब ने साथ ही हमारे हलफ लिया था। अच्छा, ये भी बता दें खुर्रम लगारी साहब के जब ये ग्रुप तख्लीक हुआ था तो जहांगीर तरीन के मुकदमात के साथ ये भी ऐलान किए गए थे कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, महंगाई बहुत है, इन मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसे हुए थे, तो ये मसाइल फ़िलहाल तो हल नहीं हुए। तो इसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे तो सियासी तौर पर इसका नुकसान नहीं होगा आपको? अब सब हिसाब किताब लगा लिया आपने? देखें जी, हमने कल परसों मीटिंग में भी ये अहद किया था कि हम इस बजट को देखेंगे। अगर ये बजट गरीब आवाम का साथी हुआ तो हम पास करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं करवाएंगे, वरना साथी नहीं होंगे। और मेरा मौक़िफ़ ये था कि मैंने कहा जो मेरे साथ वादे वईद हुए थे सिपर के हवाले से, लास्ट टाइम याद होगा आपको कि मैंने आवाज़ें उठाई थी अपनी आवाम के लिए, अपने हल्के के लिए और यूथ के लिए। अगर मेरे हल्के की आवाम के लिए सिपर बंद मेरे ADP में नहीं डाला जाता तो मैं इंशाल्लाह लज़ीम मैं बजट के दिन
असम्बली के बाहर चार्ट उठा के एक मैं वो वाहिद हूँ जो मार रोड के ऊपर बैठूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन। क्या इनमें क्या करने को कहा है इन्होंने? कुछ नहीं, जो भी उन्होंने कहा है। माल रोड पे बैठे माल रोड पे एहतजाज के लिए। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू फॉर नॉट लुकिंग, व्हाई डिड यू से? हाँ, आई गेस उसकी शायद नौबत नहीं आएगी क्योंकि मामलात उससे पहले तय हो जाएंगे। लग रहा है कि कुछ ऐसे मुकमुका टाइप सीन हो गया है। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त शदीद अंदरूनी मसाइल से दो चार है। जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में पंजाब में बड़ा सियासी चैलेंज तो इस वक्त वज़ीर आज़म के सामने है। साथ ही बलोचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ भी पंजाब की तरह पार्टी के अपने लोग वज़ीर आला बलोचिस्तान पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट टू गिव। अच्छा, अब इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जिया का सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइद साहब। वड़ाइद साहब, अब जहांगीर तरीन ग्रुप हो या बलोचिस्तान के अंदरूनी मसाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा में भी रस्सा कशी की खबरें किसी से ढकी छुपी नहीं है, तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए ये बड़े सियासी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं, ये सीरियस मामलात हैं या बजट से पहले एक रिवायती गर्मा गर्मी जो होती है वही है और मामले सेटल हो जाएंगे फिर अल्टीमेटली? मेरे ख्याल में इसमें दोनों पहलू आ जाते हैं। एक तो रवायती गर्मा गर्मी भी बजट से पहले बिल्कुल सही बात है आपकी होती है और हर ग्रुप शो करता है कि वो उसकी बड़ी अहमियत है और उसको वो अहमियत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि जो तरीन ग्रुप है और जो बलूचिस्तान के अंदर गहमा गहमी है या रस्साकशी चल रही है या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, ये सारी बातें भी बड़ी अहम हैं। क्योंकि जब ये सारी बातें मिल जाती हैं और किसी मरहले पर अगर ये सारे ग्रुप्स मिल गए और सारी तकालीफ इकट्ठी हो गई तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। फिर फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा सुहेल वड़ाइद साहब, वज़ीर आज़म अब तक अपने साथियों के लिए कहीं भी लचक नहीं दिखाते नज़र आ रहे, अपने बयानिए पर कायम हैं। तो क्या इस बात का उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगी? उनकी स्ट्रेंथपन की चीज़ सामने आएगी, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि तरीन ग्रुप के हवाले से अगर वज़ीर आज़म अपने बयानिए पे कायम रहते हैं तो उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है और वज़ीर आज़म नहीं चाहेंगे कि तरीन ग्रुप की वजह से उनकी हुकूमत चली जाए। कोई अगर और हादसा होता है या कोई और किसी से लड़ाई होती है तो शायद वज़ीर आज़म देर ना करें असम्बलियाँ तोड़ने में और घर जाने में। लेकिन शायद तरीन ग्रुप वो समझते हैं मेरा अपना ग्रुप है, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक है, अपने हम ख्याल दोस्त हैं, उनसे मिले भी हैं। मेरा ख्याल है उनसे लड़ाई की वजह से शायद वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दें या घर चले जाएं। यानी वो पर्टिकुलरली इस वजह से नहीं असम्बलियाँ तोड़ना चाहेंगे और कोई वजह हो तो वो शायद देर ना लगाएं। अब वड़ाइद साहब, नज़र ये आ रहा है कि सियासी के साथ साथ इंतज़ामी और परफॉर्मेंस के चैलेंजेस भी हैं हुकूमत को दरपेश। एक ख्याल ये भी था कि ये सब लोग इसलिए अपना एक अलग से ग्रुप बनाकर बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें आने वाले इलेक्शन में पीटीआई एक वायबल ऑप्शन नहीं नज़र आती और इनमें बहुत बड़ी तादाद वो लोग भी हैं जो बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे। खैर, दर्जनों चैलेंजेस हैं। अब अपोजिशन इस सारी सूरत हाल में कहीं नहीं है, तो अपोजिशन से तो अपैरेंटली कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत को। अपोजिशन लीडरान को इस पर परेशान नहीं होना चाहिए कि मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़े इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखें हुकूमत को और तो बहुत चैलेंज दरपेश हैं लेकिन अपोजिशन का चैलेंज दरपेश नहीं है। लेकिन जब पीडीएम पूरी तरह मुत्तहिद था तो उस वक़्त हुकूमत को डेफिनेटली अपोजिशन का चैलेंज भी दरपेश था। अब भी अगर पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है और नून लीग के साथ पैचअप हो जाता है तो शायद अपोजिशन का भी चैलेंज जो है वो दोबारा से पैदा हो जाए। लेकिन बुनियादी बात है हुकूमत को वो चैलेंज दरपेश हैं जो उनको अपने आप से हैं, यानी महंगाई से, गवर्नेंस से। ये हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज हैं, अपोजिशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब हमें चीज़ें समझाने का। ये इंटरेस्टिंग बात थी कि अब मतलब आपको अपना कोई एनिमी कोई ऑपोजिशन में कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो उससे ही खौफ होगा, लेकिन अब तो अपनों से ही खौफ आ रहा है। इस पे भी कोई शेयर हो जाए? नहीं, कल से आपको एक शेरों की चीता हो जाए इस पे।
नहीं, मेरा ख्याल है कुछ नहीं हो। वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट हु इज आल्सो वेटिंग फॉर अस। अच्छा जी, टॉपिक ज़रा सीरियस है और टोन थोड़ी सी बदलेंगे इसके लिए, क्योंकि खुदकुशी के मौजू पर बनी पाकिस्तानी फिल्म दरिया के उस पार ने 3 आलमी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और आपको बताएं कि 30 मिनट की ये फिल्म चित्राल में ख़वातीन की खुदकुशियों और नफ्सियाती मसाइल पर बनाई गई है। और फिल्म ने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन शॉर्ट फिल्म, बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन लीड एक्ट्रेस के 3 अवार्ड जो हैं वो अपने नाम किए हैं। अब इसी पे हम ज़रा बात करते हैं शुएब सुल्तान, उस डायरेक्टर जिनका ये डेब्यू प्रोजेक्ट है। शुएब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शुएब, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी फ़िल्म बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर रही है, लेकिन ये बताइए व्हाट इज़ दिस इशू, क्योंकि इससे पहले टू बी ऑनेस्ट हमारे नज़र से ना हमने कभी पढ़ा ना कभी सुना। क्या पर्टिकुलरली चित्राल में ख़वातीन में खुदकुशी की रेशो ज़्यादा है? ऐसी सामने आई थी। हाँ, बट वी रियली वांट टू नो क्या स्टेटिस्टिक्स भी इस हवाले से क्या इशारा करते हैं जब आपने सोचा कि हाँ मुझे इस पे फिल्म बनानी है? सबसे पहले तो जियो पाकिस्तान के तमाम सुनने और देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, मेरे ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो फिल्म है कि ये चित्राल में शूट की गई है कम्प्लीटली, एक शॉर्ट फिल्म है जैसे आपने बताया, और इसकी जो प्रोड्यूसर है निगत अकबर शाह, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था टू शूट इट इन चित्राल, बट इट्स नॉट अबाउट चित्राल वैली एक्चुअली, क्योंकि ये और स्टेटिस्टिक्स भी ये कहते हैं कि ये सिर्फ चित्राल का इशू नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे हमारे शुमाली इलाका जात का ये इशू है, जो बढ़ते हुए सुसाइड है वहाँ पे, और मेंटल हेल्थ का एक इशू है जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ये सोचा और ये समझा, क्योंकि ये इशू मेन स्ट्रीम में अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं हो रहा और कहीं इस बारे में बात नहीं हो रही, और ये हमारी सोसाइटी का एक इशू है जहाँ पे और बढ़ते हुए बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस मसले के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का शिकार हो रही है। तो उनको इस चीज़ से रोकना, उनको उस दबाव से निकालना, उस बारे में बात करना, उनकी मदद करना, और इस फिल्म में भी हमने यही बात की है। अच्छा, एक बात शायद लंबी हो जाए लेकिन ये ज़रूरी है कहना यहाँ पर कि इस फिल्म में कहीं ये सोचा जा रहा है, कई लोग ये बात भी करें कि इसका नैरेटिव शायद ऐसा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि बाहर अवार्ड्स मिलते हैं जब ऐसी चीज़ होती है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें वी ट्राई टू लाइक मैग्नीफाई एन इशू जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ उसके हल के बारे में भी बात की है, एक मैसेज भी दिया है, एक पॉजिटिविटी भी दिखाई है, और वो उसी लैंड के लोग, वो जो वही लोग हैं वही उसका हल तलाश कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और पॉइंट आउट कर दी। हम भी इसको कहेंगे कि लोगों को बल्कि इम्प्लोर करेंगे कि ना इस तरह सोचा करें कि जस्ट बिकॉज टॉपिक अनकंफर्टेबल है तो हमने जानबूझ के इस पे मूवी बनाई होगी ताकि बाहर के मुल्कों से अवार्ड्स मिले। मतलब इस माइंडसेट को इसलिए निकाल दें, या तो ये प्रॉब्लम्स ना होती हो ना पाकिस्तान में और सिर्फ फिल्मों की हद तक बनाई गई हो, फैब्रिकेट की हो, तो फिर बात बनती है, लेकिन दीज आर एक्चुअल इशूज इन पाकिस्तान, तो लिहाजा दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड, व्हिच आल्सो मींस शोएब कि आपके पास काफ़ी डेटा और स्टैट्स होंगे अपने ऑब्वियसली इस फिल्म को, इस स्टोरी को आगे चलाने के लिए, तो वो रिसर्च वगैरह भी प्रॉपर आपने बैकग्राउंड की है? जी बिल्कुल, आई माई सेल्फ ट्रैवल्ड ओवर देयर, और उस रीजन में जाके और बहुत सारे लोगों से बातचीत की। इसमें बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किए, क्योंकि ये कहानी एक फिक्शन स्टोरी है लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें हैं जो कि रियल हैं, और इसको ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके पास ऑनलाइन, गूगल पे, विकीपीडिया पे अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ये इशू उस तरह से लाइमलाइट में नहीं है जिसको हम चाहते हैं कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए, इस बारे में बात हो गवर्नमेंट की सतह पर भी, मीडिया पर भी, और हर जगह इस इशू के बारे में बात हो और इसको हम एड्रेस कर सकें, वहाँ के लोगों की मदद कर सकें, वो खुद भी अपनी मदद करें और हमें भी चाहिए कि वी शुड रीच आउट टू देम। और वही नहीं, वहाँ पर ही नहीं, ये ग्लोबल इशू भी है। मेरा ख्याल यही वजह है कि ग्लोबली इस फिल्म की पजीराई भी सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये सिर्फ किसी खास खिते का मसला नहीं है, ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सुसाइड, और हमारे यहाँ तो अब तक इस बारे में बात करना मुश्किल है, और जिस सेटिंग में आपने फिल्म बनाई है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, एट द सेम टाइम बड़ी डॉन्टिंग और बड़ी हॉन्टिंग भी लगती है। जब कहानी इस किस्म की हो पस मंजर में तो ये वादियाँ खौफ दिलाने लगती हैं। खूबसूरत, बिल्कुल इतनी खूबसूरत सेटिंग में इतनी दर्दनाक किस्म की चीज़ें हो रही हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वेरी क्विकली शोएब, कोई चांस है कि ये फिल्म चित्राल में और इन एरियाज में दिखाई भी जाए ताकि लोगों को वी सी इट? अभी क्या ये यूट्यूब वगैरह पे आपने डाल दी है या अभी नहीं? नहीं, बिल्कुल अभी ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसकी स्क्रीनिंग्स की जाएं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को एक मैसेज पहुंचाया जाए, उनको जो है
ट्रेन किया जाए इस बारे में कि दिस इज़ नॉट द राइट और दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सुसाइड जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं होता। सो वी आर प्लानिंग फॉर मल्टीपल स्क्रीनिंग्स और उसके साथ टॉक्स और सेमिनार्स और उस बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों तक पहुँचाना नहीं है। तो हम जैसे ही कोविड की सिचुएशन वी ऑल नो कि गैदरिंग्स आर नॉट अलाउड, तो जैसे ये सिचुएशन बेहतर होती है हम पूरे पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग्स प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब सुल्तान, एंड वंस अगेन मुबारक हो आपको, आपने बड़ी इफेक्टिव शॉट जो है मूवी बनाई है एंड होपफुली विल बी एबल टू वॉच इट सम टाइम। ब्लू आइड होना अगर किसी को कहते हैं ना तो फैसल वाडा साहब को आप देख के समझ जाते हैं वो माशाल्लाह क्या कुछ नहीं कह चुके और क्या कुछ नहीं कर चुके, लेकिन मजाल है कि खान साहब के कान पर जूं रिंगी हो और उन्हें वो नाअहलियत से बचाते हुए अब सेनेट तक पहुंचा दिया गया है, उन्हें इसी तरह हाथ में उठा के। स्पेशल फ्रेंड होंगे ना, फ्रेंडशिप्स में सारे फ्रेंड्स तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं। तो जी तो फ्रेंडशिप का मयार भी तो कुछ होना चाहिए ना। सेनेटर फैसल वाडा के बयान पर उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा सख्त नाराज़ हैं और बड़े गुस्से में है, तो लिहाजा यू आर नॉट द ओनली वन, वहाँ भी यही हाल है। और पहले सुन लें उसके बाद बात करेंगे। ये तो फैसल वाडा साहब ने कहा था, और फैसल वाडा साहब के इस मौक़िफ़ पर अपोजिशन नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वज़ीर बैतुल-माल पंजाब वज़ीर हैं ये सूबाई वज़ीर यावर अब्बास बुखारी ने फैसल वाडा पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये भी सुनना। मैं फैसल वाडा को कहता हूँ, खुदा का वास्ते फैसल वाडा अपना मुंह बंद कर ले। भाइयों का इख्तिलाफ होता है, SHO को बुला के दूसरे भाई को डंडे नहीं मारे जाते हैं, बहन को बेपर्दा करके घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। वो खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी सियासत को मैच्योर करे। एक SHO को बड़े जुर्रत दिखाई जाए किसी के घर, मेरे घर आके मुझे SHO दिखाए, ये क्या बातें कर रहे हैं? SHO की मार सलमान ने कभी भी एक SHO की मार नहीं। But this is not even a very unveiled threat, जहाँ एक SHO की मार है, ये वाला जो टर्म इन्होंने यूज़ किया that's like an open threat। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये PTI के मेंबर्स हैं, वज़ीर हैं, ये वो हम ख्याल ग्रुप के लोग नहीं हैं, ये PTI के लोग हैं जो कि अपने ही अच्छा जी। और यही नहीं, पंजाब काबीना के एक और रुकन वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब हैं हसनैन बहादुर दरेशक साहब, इन्होंने भी वाडा साहब को बड़े आड़े हाथों लिया। इन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त आड़े हाथों लिया और इन्होंने किन अल्फाज का चुनाव रखा है गुफ्तगू में खुद ही सुनिए। मैं एक जुमला बोलना चाहूँगा कि तरीन साहब के ग्रुप से सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और अल्लाह ताला ने जब तक उनको इज्जत दी है वो ज़रूर रहेंगे, और ये चीज़ें बहुत आर्जी होती हैं। कभी भी कोई भी ताहयात इक़्तिदार के लिए दायमी इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ताला का है। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूं कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। वो एक ऐसा बंदा है जो कि जरूर इमरान खान की किश्ती डबोने के अंदर एक बड़ा मेरी बात सुने हसनैन बहादुर दरेशक साहब हैं, ये सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, ये हम ख्याल ग्रुप नहीं है। हम ये एलाबोरेट करते हैं दोबारा से, वो कह रहे हैं जी वो तो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ये जो फैसल वाडा साहब जिनके लिए उन्होंने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए उन्हीं की ज़ुबानी हम एक दफ़ा दोबारा सुने। मैं एक जुमला बोलना चाहूँगा कि तरीन साहब के ग्रुप से सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और अल्लाह ताला ने जब तक उनको इज्जत दी है वो ज़रूर रहेंगे, और ये चीज़ें बहुत आर्जी होती हैं। कभी भी कोई भी ताहयात इक़्तिदार के लिए दायमी इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ताला का है। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूं कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। वो एक ऐसा बंदा है जो कि जरूर इमरान खान की किश्ती डबोने के अंदर एक बड़ा यू नो आई फील फॉर हिम, क्योंकि बाकी उनके जो साथी थे उनको जरा हौसला दे रहे थे कि इतना मत बोलो, लेकिन उनके दिल से वो निकल रहा था। इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे, मुझे लग रहा था तालियां भी बजा रहे हैं। नहीं, वो उससे रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि वो कहते कि मैं हैरान हूं कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो आप भी हैरान नहीं है वैसे, तो ले आए वैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के गए यहाँ पे। तो खैर खान साहब देखें, एक तो वो हम ख्याल ग्रुप है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये ग्रीवेंस बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा यू डोंट वांट कि और भी बहुत से धड़े और ग्रुप्स। लेकिन आपको याद है हमने एक दफ़ा हामिद मीर साहब से पूछा था कि जो हल्का NA 249 में जो इबरतनाक शिकस्त है, इस पे फैसल वाडा साहब से कोई सवाल जवाब होगा? उन्होंने कहा तो कुछ नहीं होगा, वो ब्लू आइड है, वो वैसे ही वो वहीं पे रहेंगे, उनका कोई बाल बीका नहीं। ब्लू आइड? आई डोंट नो, वी वांट टू नो।
We want to know why. I don't know. But why he's not accountable, why he's not answerable to anything. To anything that he says he does. और हम आवाम है ना, हम क्यूरियस हैं भाई, हमें और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है अब तक, और अगर उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है तो हमें भी पता चले, हमारे भी कुछ दिल मुड़े उनके लिए, लेकिन कुछ तो बताए ना कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हो गया, आगे चलते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बड़ी डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि अभी हम आपको बता रहे थे वो मूवी जो बनी है सुसाइड्स के हवाले से, ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन इलाका शुमाली इलाका जात में जो सुसाइड प्लॉट्स हो रही हैं, बट ऑन दी अदर साइड हमारी ही ख़वातीन क्या क्या अचीव कर रही हैं, तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी ख़वातीन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं काफ़ी अरसे से वैसे, और मुल्क का नाम ऑब्वियसली रोशन कर रही हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सकीना अब्बास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल में डेवलपर एक्सपर्ट बन गई हैं, और इस वक्त दुनिया भर में आपको बताएं 700 गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं, और जिनमें से 11 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और 11 में से ये पहली खातून है। वंडरफुल। सो इनका नाम है सकीना अब्बास। तो सकीना अब्बास को हम मुबारकबाद देंगे, साथ ही साथ सकीना इज जॉइनिंग अस लाइव, उनसे ज़रा पूछते हैं। सकीना, कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ आप अपने जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। फास्ट से आपने पढ़ाई की और उसके बाद अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी बनाया। What is the job of a developer expert? क्या इनको गूगल के दफ्तर में जाकर भी काम करना होता है, या फिर ये वर्क फ्रॉम होम जैसा कि अभी आप कर रही हैं, करती रहती हैं? आप प्लीज एलाबोरेट करें। हाँ। Okay, first of all, thank you for having me. Secondly, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती चलूँ। गूगल डेवलपर एक्सपर्ट के अराउंड आई थिंक कुछ काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है। जो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स होते हैं, they're actually experts in a specific technology of Google, जो कि Google उनको कंसिडर किया जाता है कि okay now you are an expert in this specific field। तो जो Google developer experts होते हैं वो Google के behalf पर एक या फिर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को एडवोकेट कर देते हैं, ठीक है। So it's not like Google developer experts are employees of Google, it's just that they are a part of a program by Google. So they're helping out with the new products, they're helping out with the community, they're helping out people to understand कि अगर ये specific technology पर अगर आपको काम करना है तो कैसे काम करना है, ये वाली चीज़ कैसे होगी। तो एक जो community building का जो aspect जी सकीना, तो how do you get picked expert. for the job? मतलब how do you get selected? Because ये बड़ी, अगर हम बता रहे हैं कि दुनिया में 700 ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो that's pretty exclusive, I would say. तो किस तरह फिर आप approach हुई and how did it all come about? Okay, so basically it's a very interesting story. Because I am a Google developer expert for Flutter, जो कि Google की एक टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में यूज होती है। In fact, not just मोबाइल एप्लीकेशंस but general applications, ठीक है। तो what in fact happened was that कि last year around June, I basically became a part of Flutter Karachi, जो कि एक Google, officially it's recognized by Google as one of the chapters of Flutter for this country, for this city. So Waleed Arshad was the person who basically introduced me to this chapter, okay? And he's like, Sakina, I have seen your work, you're amazing at what you do, and we would love to have you in Flutter Karachi because it would be great कि आपको अपनी जो नॉलेज आती है वो आप दूसरों को भी पास ऑन करें। तो देखो कि तो मैंने अपनी जो पहली टॉक दी थी वो एक वर्चुअल हमारा इवेंट हुआ था, बिकॉज कोविड की वजह से ऑब्वियसली हम लोग इन पर्सन इवेंट्स तो एट दैट टाइम कर नहीं रहे थे। तो पहली टॉक मैंने दी थी अपनी फ्लटर कराची के एक ऑनलाइन इवेंट में, ठीक है। तो वो मेरा पहला स्टेप था। उसके बाद लाइक जब एक बंदे ने मुझे कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाया, देन इट मूव्ड ऑन टू सिंगापुर, देन इट मूव्ड ऑन टू यूएस। तो मल्टीपल जो है ये स्टेप्स हुए। अब जहाँ तक ताल्लुक रहा हाउ डू यू गेट पिक्ड फॉर दिस जॉब, इन फैक्ट फॉर दिस रोल, इट्स नॉट इवन अ जॉब। तो there are multiple phases जो कि आपको करने होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये that you have to showcase your expertise in the specific domain, in the specific technology. How do you do that? Again, multiple तरीके होते हैं। आप अपने products बनाकर you roll it out in the market, and if they're getting traction, if they're getting positive feedback, then that's a plus for your application. The other thing is this कि आप articles लिखें, blogs लिखें,
And the third, and which is the most important aspect, is this कि आप community के साथ engage करें, which is by holding sessions. अच्छा, एक क्विकली आपसे पूछना है कि आप ज़ाहिर है गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं, फीडबैक सॉर्ट ऑफ देती हैं, हर चीज़ देती हैं, तो आपकी ये जो फील्ड है ये क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। एंड हाउ डू यू प्रोवाइड दिस असिस्टेंस? आप लोगों से, आप ये टेक्नोलॉजी टेम्प्रेरी बेसिस पे लोगों को यूज़ कराती हैं, खुद यूज़ करती हैं, क्या होता है, हाउ डज इट वर्क आउट? Okay, तो basically, strictly speaking about Google Developer Expert, तो मैं Flutter के लिए हूँ, ठीक है? अब Flutter is basically an open source technology है, open source एक terminology है जो कि शायद developers को ज़्यादा पता हो, and not layman terms. तो basically एक technology है Google की बनाई हुई, ठीक है? जिसको people from all around the world they contribute to that, ठीक है? So usually the way this works is this कि I'm obviously a Flutter developer myself, तो मैं अपनी company Reactory में I'm leading that Flutter development, ठीक है? तो हम लोग तो on one side हम लोग we're making products for clients and stuff like that. But अगर हम लोग community की बात करें, वो जो feedback वाला part जो आपने पूछा, it works something like this कि हम लोग sessions conduct करते हैं जिसमें हम लोग दूसरों को सिखाते हैं कि ये वाली चीज़ किस तरह से होती है and so on and so forth. जो Google Developer Experts होते हैं, so they're directly connected with the official with the official team in Google, which is the official team working behind this technology in the Google headquarters, ठीक है? तो because हमारा direct उनके साथ connection होता है, तो Google Developer Experts का जो एक फ़ायदा जो उन्हें मिलता है वो ये होता है कि early product releases का they're part of that, तो behind the scenes before something has even been released we know कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ टेस्टिंग हो रही है। सकीना फाइनली ये भी बता दें कि मुख्तसरन अब टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया, लेकिन कौन कौन सी ऐप्स पे आप काम कर चुकी हैं, मतलब जिनको हम आपके साथ थोड़ा सा एसोसिएट कर सकें? Okay, तो latest success story is Coffee वगैरह is it's a very fast growing coffee franchise here in Pakistan. तो उनके लिए हम लोगों ने एक latest application बनाई थी उनके loyalty program को digitize करने के लिए। तो a very good part about that is कि एक महीने में उसको डेवलप किया गया था और एक महीने के अंदर उसको टेस्ट किया था, तो टोटल 2 months में we were able to roll it out in the public, ठीक है? 1st Feb को आई थिंक हमारा ये वाली प्रोडक्ट रिलीज हो गई थी एंड देन उसके विदिन 15 days हमारे पास तकरीबन 700+ डाउनलोड्स आ गए थे Android plus iOS के ऊपर, एंड नाउ अब ऑब्वियसली इट्स क्रॉस्ड thousands. तो चलें, वंडरफुल सकीना, थैंक यू। हमारे पास टाइम ज़रा कम है, बट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो आई गेस IT वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो नौजवान हैं, जो IT एक्सपर्ट्स हैं, उनको ज़रा ज़्यादा समझ में आई होंगी सकीना की बातें। सकीना से भी मिलके बहुत शुक्रिया सकीना, आपने हमें ज्वाइन किया। ये लड़कियां बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं इस फील्ड में, तो जितना हम डॉन्ट हो जाते हैं कि हमारी बच्चियों के पास एवेन्यूज़ नहीं है और क्या कर सकती हैं, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमने देखा कि लड़कियां डू अ लॉट बेटर ऑल्सो, आई वुड से। अच्छा जी, अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक और बात करते हुए निकलें जिसपे अच्छा ठीक है जनाब, तनख्वाह बढ़ाने की बात हमने बतानी है आपको। बतानी ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब इस मुहावरे की ज़रूरत इसलिए थी, आप कहेंगी ना कि क्यों थी, क्योंकि इसलिए थी क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की 25% माहाना स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी दी है। फैसले का इतलाक अगले माह से होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सरकारी मुलाजमीन की माशी हालत बेहतर बनाना है। चलिए, आई होप कि इससे लोगों की मुश्किलात जो है उसमें कुछ कमी आएगी। जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं है, तो पैसे ही दे दो, तनख्वाहें बढ़ा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये मैसेज सबके लिए था। नहीं, मैं कहने अच्छा, मैं कहने लगी थी वी सी यू टुमारो, बट वी वॉन्ट, बिकॉज आपको पता है ना रमजान में हमारा स्केड्यूल कुछ और था, जहाँ हम रोज होते थे आपके पास, लेकिन इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। और मास्क पहनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।